हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि जीवों द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम जान चुके हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट अकेला ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करता है बिना फर्टिलाइजेशन के। गेमिट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, दोनों कंडीशन रहेगा। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होती है। मेल पेरेंट में बनेगा मेल गेमेट, फीमेल पेरेंट में बनेगा फीमेल गेमेट। मेल गेमेट फीमेल गेमेट आपस में फ्यूजन करेगा जिसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जायगोट, जायगोट से बनेगा एम्ब्रायो और एम्ब्रायो से ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे का जन्म होता है। इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हर विकसित जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो निम्न वर्ग का जीव है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जायगोट, जायगोट से बनेगा एम्ब्रायो। जायगोट से एम्ब्रायो बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। ध्यान से सुनना है, जायगोट से एम्ब्रायो बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। अब ये एम्ब्रायोजेनेसिस यानी जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर होता है या फीमेल पेरेंट के बॉडी के बाहर होता है। इस आधार पर जीवों को दो ग्रुप में बांटा गया। कौन कौन? तो एक है ओविपेरस एनिमल और एक है विविपेरस एनिमल। हम लोग ओवोविविपेरस भी पढ़ेंगे। पहले दो ग्रुप में बांटते हैं कि जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट फीमेल पेरेंट के अंदर होता है या फीमेल पेरेंट के बॉडी के बाहर होता है। इस आधार पर जीवों को दो ग्रुप में बांटा गया, एक हो गया ओविपेरस और एक हो गया विविपेरस। तो हम लोग समझते हैं कि ये ओविपेरस और विविपेरस क्या है। थोड़ा ध्यान से समझना है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये ओविपेरस किसको बोलेंगे और हम लोग विविपेरस भी समझ लेंगे। विविपेरस क्या होता है, ठीक है? थोड़ा ध्यान से समझना है। जैसे अगर हम बात करते हैं बर्ड की, ठीक है, पक्षियों की बात करते हैं, तो पक्षियों में क्या होता है कि जो फीमेल बर्ड है, जो मादा पक्षी है, उसके बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होगा। फीमेल गेमेट है, मेल गेमेट आएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा। होता क्या है कि जायगोट साइज में हो जाएगा बड़ा और उसके चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक आवरण बन जाता है, एक सेल, एक कवर बन जाएगा। तो जायगोट साइज में हो गया बड़ा और उसके चारों तरफ बन गया कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवर और वो एग बन गया, एक अंडा के रूप में वो कन्वर्ट हो गया। और जो फीमेल बर्ड है वो अपने बॉडी से बाहर एग को ही निकाल देती है, यानी कि पक्षी में जो भी फीमेल्स है वो अंडे देती है और अंडा आ गया बॉडी के बाहर और या तो घोंसला में अंडा रहेगा या फिर कहीं किसी झाड़ी में रहेगा या कहीं और अंडा को दे दिया जाएगा। तो फीमेल बर्ड जो है ये अंडे देती है। तो एक ताज़ा अंडा एक जायगोट है। अब उस एग के अंदर जायगोट में डिवीजन होगा। फर्स्ट डिवीजन 2 सेल एम्ब्रायो बनेगा, फिर से डिवीजन, फिर 4 सेल एम्ब्रायो बनेगा। इस तरह से लगातार उस एग के अंदर में माइटोसिस डिवीजन होते जाएगा और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होते जाएगा। जब एक एग के अंदर एक शिशु बन जाएगा, फिर एग का ऊपर का जो कवच है वो टूटेगा और अंदर से बेबी बाहर निकल जाएगा। तो जितना भी बर्ड्स है, इसके बाद अगर हम स्नेक की बात करें, कछुआ की बात करें, मगरमच्छ की बात करें, अधिकांश जो मछली है इसकी बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल मेंबर है ये अंडे देती है और एक ताज़ा अंडा एक जायगोट होता है और उस जायगोट के अंदर ही एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। तो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है बल्कि फीमेल बॉडी के बाहर होता है। तो हम ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे? ओविपेरस। सिंपल टाइप से कहते हैं कि अंडे देने वाले एनिमल को लिखते हैं अंडे देने वाले एनिमल्स
अंडे देने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? ओविपेरस एनिमल बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया बर्ड, पक्षी, इसके बाद स्नेक्स, ठीक है, ईटीसी। इसके बाद वीविपेरस। वीविपेरस में क्या होता है कि जो फीमेल है ये अपने बच्चे को जन्म देती है, अंडे नहीं देती है, ठीक है, बच्चे को जन्म दिया जाता है। जैसे कि मैमल्स की बात करते हैं, स्तनधारी, जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य में जो माँ है इसके बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, और जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर ही होता है, और एक बेबी तैयार हो जाएगा माँ के बॉडी के अंदर, और फिर जब इसका गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाएगा तो फिर बेबी बाहर आएगा, बच्चे का जन्म होता है, अंडा बाहर नहीं आता है, अंडा बनता ही नहीं है। मैमल्स में, मनुष्य में अंडा बनता ही नहीं है, डायरेक्ट बेबी बाहर आएगा, बच्चा बाहर आएगा। तो शिशु को जन्म देने वाले ये एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? विविपेरस एनिमल बोलेंगे। यानी कि लिख देते हैं शिशु को जन्म देने वाले एनिमल्स को क्या बोलेंगे? विविपेरस बोलेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करना है कि जो ओविपेरस एनिमल है, जैसे कि पक्षियां हैं, तो उसके एम्ब्रायो को भोजन कहाँ से मिलता है? उसके एम्ब्रायो को भोजन मिलता है एग के अंदर, जो पीला वाला पार्ट होता है ना, किसी भी एक ताज़ा अंडा को अगर फोड़ेंगे तो उसके अंदर जो पीला वाला पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं योक। तो योक में फूड है, भोजन है, और वही भोजन मिलता है किसको? बच्चे को मिलता है, एम्ब्रायो को मिलता है। और विविपेरस एनिमल का जो एम्ब्रायो होता है उसको भोजन कहाँ से मिलता है? तो जो विविपेरस एनिमल का एम्ब्रायो है वह माँ के बॉडी से कनेक्ट रहता है, एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। हम लोग जब बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 3 ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में होता है, जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चे का जन्म कैसे होता है, ये सब चीज़ को हम लोग डिटेल्स में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। तो ये आज का लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का, और हम लोग अगले क्लास से नया चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही स्टार्ट करेंगे। तो हम बोल रहे थे कि जो मनुष्य का एम्ब्रायो होता है माँ के यूट्रस के अंदर होता है, तो उसका बॉडी यानी कि एम्ब्रायो और मदर का जो बॉडी है वो एक खास स्ट्रक्चर से कनेक्ट है। कनेक्ट करने वाले इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के माध्यम से ही माँ के ब्लड का भोजन मिलते रहता है किसको? एम्ब्रायो को। प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के ब्लड का भोजन किसको मिलेगा? एम्ब्रायो को। एम्ब्रायो लगातार विकसित होगा और उसके बाद फिर बेबी के रूप में उसका जन्म हो जाता है। यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है, अच्छा इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे, एग्जाम्पल इसका होगा मैमल्स, मैमल्स, ठीक है, स्तनधारी। इसके बाद है ओवोविविपेरस। तो हम लोग देख लेते हैं ओवोविविपेरस क्या है। ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस, ठीक है, ध्यान से देखना है। ओविपेरस का मतलब अंडे देने वाला जंतु, ठीक है, विविपेरस का मतलब बच्चे को जन्म देने वाला जंतु। अब है ओवोविविपेरस। ओवो का मतलब अंडा बनेगा, ठीक है, और विविपेरस का मतलब क्या हो गया? बाहर आएगा बच्चा, बनेगा शरीर में अंडा, लेकिन शरीर से बाहर अंडा नहीं आएगा, बल्कि बाहर क्या आएगा? बच्चा आएगा। कैसे? तो फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर में बनेगा अंडा और अंदर में ही फट जाएगा, अंदर में ही अंडा फटेगा, और तो अंडा के फटने से बाहर क्या आएगा? बच्चा आएगा। तो क्या है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके फीमेल मेंबर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि फीमेल गेमिट है, फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर में फीमेल गेमिट है, वहाँ पर स्पर्म जाएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद बन गया जायगोट। जायगोट का साइज हो गया बड़ा, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बन गया, यानी कि एक एग बन चुका है, एक अंडा बन गया। तो अंडा जब बनता है तो प्लेसेंटा नहीं बनता है, जब अंडा बनेगा तो प्लेसेंटा नहीं बनता है।
तो अंडा बन चुका है। अब वो जो अंडा है वो बाहर नहीं आ रहा है, मतलब फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर ही रहेगा एग, एग बाहर नहीं आएगा। मुर्गियों में क्या होता है कि एग जैसे बना बॉडी के बाहर आ गया। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, कुछ एनिमल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि शार्क है, इसके बाद कुछ सांप भी है जिसको देखा जाता है कि बेबी डायरेक्ट बाहर आता है। कुछ सांप ऐसा होता है जिससे कि अंडा बाहर नहीं आएगा, अंडा शरीर के अंदर में बनेगा लेकिन अंदर में फट जाएगा और उससे डायरेक्ट क्या बाहर निकलेगा, बच्चा बाहर निकलेगा। तो शार्क है, इसके बाद जो है कुछ स्नैक्स है, इसके बाद कुछ इंसेक्ट भी होता है और कुछ मछली सब भी होती है जिसके शरीर के अंदर में बनता है अंडा लेकिन अंदर में फट जाएगा, बाहर निकलेगा उसका बच्चा। तो हम ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, ओवोविविपेरस एनिमल बोलेंगे। यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद शरीर के अंदर में क्या बन गया, जायगोट बना, जायगोट साइज में बड़ा हुआ, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बन गया। तो एक एग बन चुका है। अब एग के अंदर जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है और ये एग कहाँ पर है, फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर है। इसके बाद फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर में ही एग फटेगा और उसके बाद वो बेबी डायरेक्ट बाहर निकलेगा। तो ऐसे एनिमल को हम कह देते हैं ओवोविविपेरस एनिमल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं कि शरीर, या फिर ऐसे लिखते हैं फीमेल पेरेंट के अंदर एग का निर्माण होता है, ठीक है, परंतु शरीर के बाहर शिशु निकलता है, शरीर के बाहर शिशु निकलता है, ठीक है। इसको बोल देंगे ओवोविविपेरस एनिमल। इसका एग्जाम्पल है शार्क, कुछ सांप, सम स्नैक्स, ठीक है, सम फिशेस, कुछ मछलियां हैं, इटीसी है। तो ये सब हो गया क्या, ओवोविविपेरस एनिमल। तो उम्मीद है कि ये ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है 3 फेजेस ऑफ लाइफ स्पान। लाइफ स्पान किसको हम कहते हैं, तो लाइफ स्पान का मतलब है कि जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम कहते हैं लाइफ स्पान। तो किसी भी जीव के लाइफ स्पान में, या फिर बोलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव के जीवन काल में 3 अवस्थाएं आती है। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं, तो एक है जुवेनाइल फेज, या हम इसी को पौधों के लिए कहते हैं वेजिटेटिव फेज। इसके बाद दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज, या हम इसी को बोल देते हैं मैच्योर फेज। इसके बाद तीसरा है सेनेसेंट फेज। अब ध्यान से समझना है कि ये सब होता क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव के जीवन काल में 3 अवस्थाएं आती है। जैसे कि अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का बच्चा जैसे जन्म लिया तो उस बच्चे में बच्चा उत्पन्न करने की तो क्षमता नहीं है, उस समय तो उसमें गैमीट बनता नहीं है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, छोटा कोई बच्चा है तो उसमें संतान उत्पन्न करने की तो क्षमता नहीं होती है। वो थोड़ा सा खाएगा पिएगा, बड़ा होगा, उसके बाद प्यूबर्टी आएगा,
यानी कि 11, 12, 13 साल को पार करेगा, फिर उसमें मेल फीमेल गेमिट बनना शुरू होगा। जब गेमिट बनने लगेगा तब उसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता आ जाएगी। तो अब जैसे 4-5 साल का कोई बच्चा है, उसके शरीर में गेमिट नहीं बनता है। जब गेमिट नहीं बनेगा तो वो रिप्रोडक्शन कर नहीं पाएगा, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकेगा। तो ये जो बचपन का जो अवस्था होता है, इसमें केवल शरीर की वृद्धि विकास होती है, केवल छोटा शरीर धीरे धीरे बड़ा होता है, और यही अवस्था कहला जाता है जुवेनाइल फेज। फिर जैसे लड़का लड़की का उम्र 14-15 साल को पार कर जाता है तो फिर उसमें गेमिट बनना शुरू हो जाता है। जब गेमिट बन जाएगा तो उसमें फिर रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी आ गया, और एक लंबे टाइम तक जो है रिप्रोडक्शन का क्षमता रहता है। तो जब तक रिप्रोडक्शन का क्षमता है तब तक की अवस्था को हम बोल देंगे रिप्रोडक्टिव फेज। और लास्ट में जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में क्या होता है कि जैसे कि अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष में बुढ़ापे में भी 70 साल के आसपास तक भी स्पर्म बन सकता है, लेकिन स्पर्म बहुत ही कम बनता है, रिप्रोडक्शन का क्षमता लगभग ख़त्म सा हो जाता है। और बुढ़ापे में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितना भी टिश्यू है, जितना भी ऊतक है, इसका सेल्स धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और बॉडी में झुर्री पड़ने लगेगा। हमारे बॉडी का हर ऑर्गन धीरे धीरे बढ़िया से काम नहीं करने लगेगा, बीमार पड़ने लगेंगे और लास्ट में मृत्यु हो जाएगी। वहीं अगर स्त्री की बात की जाए तो स्त्री का एज जब 45 से 50 वर्ष के बीच का होता है तो उसमें मेनोपॉज हो जाएगा। मेनोपॉज का मतलब अब उसमें ओवम बनना हो गया बंद, फीमेल गेमिट बनना हो गया बंद, और 50 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं वो प्राय अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। तो स्त्री में क्या है कि 50 साल से बाद का जो अवस्था है उसमें रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी हो जाता है ख़त्म, और वही बुढ़ापे वाला समय आ गया तो धीरे धीरे बॉडी का जितना ऊतक है, टिश्यू है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा और अंत में उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो जन्म के बाद जिसमें कि शरीर की वृद्धि विकास होती है, हम उस अवस्था को क्या बोलेंगे जुवेनाइल फेज, और इस अवस्था में रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी नहीं होता है। इसके बाद जब रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी आएगा, मेल फीमेल गेमिट बनना शुरू हो जाएगा बॉडी में, तो फिर हम इस अवस्था को क्या बोल देंगे रिप्रोडक्टिव फेज। और जब बुढ़ापे का अवस्था आएगा जहाँ पर कि रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगा और मतलब मरने की तैयारी होने लगती है, तो फिर हम उस अवस्था को बोल देते हैं सेनेसेंट फेज। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ जुवेनाइल फेज में हम बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन के पहले की अवस्था लिख देते हैं, रिप्रोडक्शन के पहले की अवस्था, रिप्रोडक्शन के पहले की अवस्था जिसमें शरीर की वृद्धि होती है, जिसमें शरीर की वृद्धि होती है, हम उसी को कह देते हैं क्या जुवेनाइल फेज। ठीक है। इसके बाद अगर हम पौधों में बात करें कि पौधों में जुवेनाइल फेज को क्या बोलते हैं, तो पौधों में जुवेनाइल फेज को हम कह देते हैं वेजिटेटिव फेज। तो लिख देते हैं पौधों में इसे क्या कहते हैं वेजिटेटिव फेज कहते हैं। अब वेजिटेटिव फेज का क्या मतलब है, पौधों में इसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं। जैसे कोई छोटा पौधा है, बीज अंकुरित हुआ और नया नया पौधा उत्पन्न हो रहा है, अभी उसमें फूल नहीं आया। जब फूल आ जाएगा ना तो फूल में मेल पार्ट एंड्रोसियम होता है, फीमेल पार्ट गायनोसियम होता है, फिर मेल गेमिट बनेगा, फीमेल गेमिट बनेगा, मेल फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज़न करेगा, जायगोट बनेगा। इसके बाद फिर जो है उस जायगोट से फिर एम्ब्रायो बनता है, एक बीज तैयार होता है, एक फल तैयार होता है। तो मतलब फूल जो है, फूल से ही फल बनता है और बीज बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फूल में होता है, और जब पौधा में फूल बन जाएगा मतलब पौधा का रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। और जब तक पौधा में फूल नहीं बना है, अभी बीज अंकुरित हुआ, छोटा पौधा तैयार हो रहा है, पौधा धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है, तो ये जो अवस्था है जुवेनाइल फेज, हम पौधों में इसी जुवेनाइल फेज को कह देते हैं वेजिटेटिव फेज। और जैसे पौधा में फूल बन गया
तो फूल बनने का मतलब है अब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो जब रिप्रोडक्शन होगा तो वह अवस्था कहला जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज, या फिर उसी को बोलेंगे मैच्योर फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब है कि जीव के शरीर में रिप्रोडक्शन करने की क्षमता आ जाती है। तो हम लिखेंगे इसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता वाला अवस्था, रिप्रोडक्शन की क्षमता वाला अवस्था ही कहलाता है क्या, रिप्रोडक्टिव फेज। इसके बाद जब बुढ़ापा आएगा तो रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी लगभग खत्म हो जाएगा और शरीर का सारा टिश्यू डैमेज होने लगेगा और अंत में मृत्यु हो जाएगी, वो अवस्था कहला गया सीनेसेंट फेज। तो लिखते हैं जीवन काल की अंतिम अवस्था, मतलब ये क्या है, अंतिम अवस्था जिसमें क्या होता है, जिसमें बॉडी का टिश्यू यानी ऊतक धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है, और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है, और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हो जाती है, तो हम उस अवस्था को क्या बोल देंगे, सीनेसेंट फेज। क्या ये समझ में आया? कोई भी जीव जब जन्म लेगा तो पहले वो वृद्धि करेगा, तुरंत रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो वृद्धि करने का वो अवस्था कहला गया जुवेनाइल फेज। पौधों में इसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज। फिर बड़ा होकर के एक समय आएगा जब उसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता आ जाएगी, तो जब रिप्रोडक्शन की क्षमता आ गई तो हम उसको बोल देंगे रिप्रोडक्टिव फेज या फिर मैच्योर फेज। और एक लंबा टाइम तक रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी रहेगा और अंत में जब बुढ़ापा आएगा तो फिर वो अवस्था कहला गया सीनेसेंट फेज। क्या क्लियर है ये? ठीक, तो अब हम लोग जरा सा समझ लेते हैं कि एक है बम्बू स्पीसीज के बारे में कुछ बात हम लोग जान लेंगे, और एक है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना के बारे में हम लोग कुछ बात जान लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा एक बात और बताना चाह रहे थे, थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करना है, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल बहुत कम समय का होता है, जैसे कि हम बात करते हैं टमाटर के पौधे का जीवन काल, फिर जो है बैगन के पौधे का जीवन काल बहुत कम समय का होता है, 3 से 4 महीना का होता है ना। तो जब बीज अंकुरित हुआ, टमाटर का बैगन का बीज अंकुरित हुआ, पौधा तैयार हुआ, तो वृद्धि कर रहा है, ये अवस्था क्या कहला गया, वेजिटेटिव फेज बोलेंगे। पौधा है तो वेजिटेटिव फेज बोलेंगे। फिर उसमें फूल उत्पन्न हुआ, तो फूल उत्पन्न हुआ तब उसमें रिप्रोडक्शन होगा, वो रिप्रोडक्शन का अवस्था क्या कहला गया, रिप्रोडक्टिव फेज कहलाया। और फूल सब उत्पन्न हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर फल बन गया और फल को यूज कर लिए, खत्म हो गया फल, और वो पौधा मर जाता है। ये पौधा एक बार फूल उत्पन्न किया और पौधा मर गया। चाहे टमाटर का पौधा है, बैगन का पौधा है, चाहे धान है, गेहूं है, मकई है, ये सब पौधा एक बार फूल उत्पन्न करता है, फल बनता है और पौधा मर जाता है। लेकिन अगर हम आम की बात करें, अमरूद की बात करें, जो बड़ा सा पेड़ होता है जो कि कई सालों तक जीवित रहता है, तो उसमें क्या होता है कि ये मतलब पौधा में जब फूल उत्पन्न हुआ तो हम उसको बोल दिए कि ये फ्लावर उत्पन्न किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दिखाई पड़ता होगा। फ्लावर उत्पन्न हुआ, फ्लावर उत्पन्न होने के बाद फल बनेगा, जैसे हम अमरूद की बात करते हैं तो फल बना, और फल बनने के बाद क्या होता है कि एक गैप आ जाता है, यानी कि फल गैप। ठीक है, गैप, फ्लावर के बाद क्या हो गया, एक गैप हो गया, एक गैप आ गया, यानी कि फ्लावर बना, फल बन गया, फल का यूज कर लिया गया, और उसके कुछ समय बाद तक कुछ नहीं, मतलब फिर फूल खत्म। अब फिर 1 साल के बाद फिर से फूल उत्पन्न होगा, है ना, फिर से फूल उत्पन्न होगा, और उसके बाद फिर से क्या होगा, एक गैप हो जाएगा।
एक साल बाद फिर से फूल उत्पन्न होगा, फिर फल बनेगा, एक साल बाद फिर से फूल उत्पन्न होगा, फिर से फल बनेगा। तो एक पौधा में कई बार फूल उत्पन्न होता है, कई बार फल भी उत्पन्न होता है। तो जैसे कि पहले अमरूद का कोई बीज अंकुरित हुआ, छोटा पौधा तैयार हुआ, तो अमरूद का छोटा पौधा जो तैयार हो रहा है, तो ये तैयार होने का अवस्था को हम बोल दिए क्या, वेजिटेटिव फेज। अमरूद का पौधा अब हो चुका है बड़ा, अब उसमें पहली बार फूल उत्पन्न हुआ। तो जैसे फूल उत्पन्न हुआ तो वह अवस्था क्या कहला जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज। फूल उत्पन्न हुआ, फल बन गया, फल खत्म हो गया, फल खत्म हो गया। अब कुछ समय के, कुछ मंथ के बाद फिर से फूल उत्पन्न होगा। तो एक बार फ्लावरिंग हुआ, फिर गैप हो गया, फिर से फ्लावरिंग हुआ, फिर गैप हो गया, फिर से फ्लावरिंग होगा। तो इस तरह से कई सालों तक ये प्रोसेस चलते रहता है। तो दो फ्लावरिंग के बीच का जो गैप है, दो फ्लावरिंग के बीच का जो गैप है, इस गैप को हम किस फेज में रखेंगे, यानी इस गैप को हम क्या बोलेंगे, क्या ये वेजिटेटिव फेज कहलाएगा या फिर ये रिप्रोडक्टिव फेज कहलाएगा। तो दो फ्लावरिंग के बीच का जो गैप होता है ना, इस गैप को हम वेजिटेटिव फेज नहीं कहते हैं, इसको हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। यानी कि जो पौधा कई सालों तक जीवित रहता है और हर एक खास मौसम में वो फूल फल उत्पन्न करेगा। तो एक बार फूल फल बना, फिर कुछ गैप, फिर फूल फल बनेगा, फिर कुछ गैप, फिर फूल फल बनेगा। तो दो बार फूल बनने के बीच का जो गैप रहता है, उस गैप को हम फिर से दोबारा जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज नहीं बोलेंगे, उसको हम रिप्रोडक्टिव फेज ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो तरह के पौधे का नाम है, एक है बम्बू स्पीसीज और एक है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। बम्बू की बात करते हैं पहले। बम्बू यानी कि बांस, एक बांस के बारे में बात करना है और एक बात करना है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना को हम कहते हैं नीला कुरिंजी। नीला कुरेंजी बोल सकते हैं, नीला कुरिंजी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर के बाद ए भी दे सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में आर के बाद ए दिया गया है, लेकिन कि बाकी हर जगह गूगल वगैरह सब पे आर के बाद आई दिया गया है। तो नीला कुरिंजी बोल देते हैं। ये जो फूल है, ये ऊपर का दो फूल ये बांस का फूल है। ठीक है, और ये जो नीचे का फूल है ये एक पौधा जिसका नाम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना या फिर इसको बोलते हैं नीला कुरिंजी। तो समझना यहाँ कि ये बांस और नीला कुरिंजी के बारे में क्या खास बात है। बांस का जीवन काल काफ़ी ज़्यादा होता है, ये 50 से 100 वर्ष तक जीवित रहता है। बांस का जीवन काल 50 से 100 वर्ष तक का होता है और ये अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही फूल उत्पन्न करता है। यानी बांस का जो पौधा है ना, जब छोटा से बड़ा होगा, ठीक है, छोटा से बड़ा हो रहा है, तो बड़ा तो हो गया, लेकिन कि बड़ा होने के बाद भी ये फूल उत्पन्न नहीं करता। ये कई सालों तक, ये 50 से 100 साल तक एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बांस का पौधा स्टेराइल बना रहता है, मतलब बांझ टाइप का बना रहता है। यानी पौधा विकसित हो जाएगा, लेकिन 50 से 100 वर्ष तक का भी जो पुराना पौधा होता है ये फूल उत्पन्न नहीं करता है। तो 50 से 100 साल के बाद जो है एक बार फूल उत्पन्न करेगा, और फूल उत्पन्न करेगा तो फिर फल बनेगा और वो पौधा मर जाएगा, ये पौधा फिर मर जाएगा। तो इसमें खास बात यही है कि बांस का जो पौधा है ये 50 से 100 वर्षों में केवल एक बार फूल उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके बाद फूल से फल बनेगा, फल बनने के बाद पौधा मर जाएगा, बांस का पौधा मर जाएगा। फिर एक है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरिंजी का पौधा। ये फूल है, बहुत अच्छा फूल, नीला रंग का जो फूल है और काफ़ी खूबसूरत फूल होता है। तो इसके बारे में खास बात यह है कि जब नीला कुरिंजी का पौधा तैयार होता है
तो ये जब तैयार होगा तो ये लगभग 12 साल तक जीवित रहता है। ठीक है, इसका पौधा लगभग 12 साल तक जीवित रहता है। और ये पौधा जैसे मतलब बड़ा होगा, इसके बाद जो है इस पौधा में 12 साल के बाद केवल एक बार फूल उत्पन्न होता है। लिखते हैं 12 वर्ष के बाद केवल एक बार फूल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो 12 वर्ष के बाद केवल एक बार फूल उत्पन्न होगा। अब बात है कि ये नीला कुरिंजी कहाँ पर पाया जाता है, तो ये इसका जो जगह है ये है कर्नाटका, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। तो इन सब जगहों में मतलब कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, इन सब जगहों में कुछ पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाके में ढेर सारा नीला कुरिंजी का पौधा होता है और ये 12 वर्ष में एक बार फूल उत्पन्न करेगा। और ख़ास बात यह है कि जितना भी पौधा रहेगा सब में एक साथ फूल उत्पन्न होता है और जब सब में एक साथ फूल उत्पन्न होता है तो वो जो केरल तमिलनाडु का जो पूरा पहाड़ी इलाका है ये फूलों से जगमगा जाता है। मतलब जो खूबसूरत फूल होता है उससे ये पूरा भर जाता है और बड़ी दूर दूर से लोग जो है इस जगह को देखने के लिए टूरिस्ट प्लेस ये बन जाता है और इस जगह को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। पिछला बार जो फ्लावरिंग हुआ था इसमें वो 2018 में हुआ था, उसके पहले 2006 में हुआ था। तो एक बार इसमें नीला कुरिंजी में फ्लावरिंग हुआ कब, 2006 ईस्वी में। उसके 12 साल के बाद 2018 में हुआ और अब कब फ्लावरिंग होगा तो 2018 के बाद 12 दिन जोड़ लेना है, 2030 ईस्वी में फिर से फ्लावर उत्पन्न होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है फूलों से जगमगा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो हम लोग जान लेते हैं कि यह है क्या, सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो एक हो गया सीजनल ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स और एक हो गया कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ध्यान से समझना है क्या है ये। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी खास मौसम का, किसी खास सीजन का वेट करते हैं। जैसे कि अगर हम मेढक की बात करें, फ्रॉग की बात करते हैं, तो जब बरसात का मौसम आता है ना तो मेढक के लिए वो रिप्रोडक्शन का समय होता है। यानी मेढक बरसात के मौसम का इंतज़ार करता है ताकि वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सके और हमेशा मेढक में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसी तरह से जैसे कि छिपकली है, लिजार्ड हो गया, इसके बाद डॉग है, ये सभी किसी खास मौसम में ही रिप्रोडक्शन कर सकता है, ये हमेशा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो जो जीव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी खास मौसम का इंतजार करता है तो हम ऐसे जीवों को कहते हैं क्या, सीजनल ब्रीडर्स। तो लिख देते हैं जो जीव किसी खास मौसम में रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम सीजनल ब्रीडर्स बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है, एक तो हो गया फ्रॉग, मेढक हो गया, इसके बाद हो गया डॉग, इसके बाद हो गया लिजार्ड, छिपकली, ठीक है, लिजार्ड, छिपकली, ये सभी। वहीं कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि अपने पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड में किसी भी टाइम में रिप्रोडक्शन में सक्षम हो सकते हैं। जैसे कि मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में क्या है, सभी मैमल्स नहीं आएगा। जैसे कि मनुष्य की बात करते हैं, बंदर की बात करते हैं, तो मनुष्य और बंदर में क्या है कि अगर रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी है
तो किसी भी मौसम में किसी भी टाइम में रिप्रोडक्शन हो सकता है और रिप्रोडक्शन के लिए किसी खास मौसम का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तो जो जीव अपने पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड में किसी भी समय रिप्रोडक्शन कर सकते हैं उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो यहाँ लिख देते हैं जो जीव अपने संपूर्ण रिप्रोडक्टिव पीरियड में रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन, मंकी, ETC, ये सब किसी भी टाइम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये दोनों क्लियर हो गया। आगे है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्ट्रेस साइकिल। तो हमको पहले समझना पड़ेगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्ट्रेस साइकिल क्या हम लोग जानेंगे, ठीक है। और क्या हो गया, क्या हो रहा है, अरे यार 1 मिनट, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। और हम पढ़ लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैमल्स क्या होता है, ठीक है। मैमल्स को हिंदी में कहते हैं स्तनधारी, ठीक है, इसको बोलते हैं स्तनधारी। वह सभी एनिमल्स जिनकी फीमेल अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, जैसे मनुष्य में माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, गाय अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, बिल्ली अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, शेर अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है ना। शेर की जो फीमेल है शेरनी, वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है। हाथी अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है। तो जो भी एनिमल की जो फीमेल मेंबर है वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, हम उसको बोलते हैं मैमल्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको हम मैमल्स बोलेंगे। यानी कि माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, लेकिन कि पिता भी क्या है, मैमल्स ही है, ठीक है। मैमल्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं प्राइमेट और एक को कहते हैं नॉन प्राइमेट, ठीक है। प्राइमेट के अंतर्गत आता है कौन कौन, तो ह्यूमन मनुष्य आ गया, एप लंगूर, ठीक है, चिंपैंजी, ये सब हो गया एप, या फिर बोलेंगे चिंपैंजी। इसके बाद मंकी बंदर हो गया, ये सब आता है प्राइमेट में। और नॉन प्राइमेट में क्या होगा, इन तीनों को छोड़कर बाकी जितना मैमल्स है ना वो सब आ जाएगा नॉन प्राइमेट में। जैसे कि कौ गाय है, गोट बकरी है, डॉग, कैट, रैट, एलिफेंट, टाइगर, लायन, हिरन, ठीक है, ETC। ये सब क्या कहला गया, नॉन प्राइमेट कहला गया। अब क्या आधार रहा मैमल्स को प्राइमेट और नॉन प्राइमेट में बांटने का, क्या आधार रहा, तो आधार ये है कि जो प्राइमेट है ना, जो प्राइमेट है इसके फीमेल मेंबर, यानी कि जो प्राइमेट है जैसे कि ह्यूमन, एप, मंकी, इसकी जो फीमेल मेंबर है इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक साइक्लिकल चेंजिंग होते रहता है, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम बोले कि प्राइमेट के फीमेल मेंबर में एक चक्रीय परिवर्तन होगा जिसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नॉन प्राइमेट के फीमेल मेंबर में भी एक चक्रीय परिवर्तन होगा जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल।
हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल को चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे ठीक से। यहाँ पर बस थोड़ा सा चर्चा कर दिया गया है, ज़्यादा यहाँ डिटेल्स में कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है। हम हल्का फुल्का ही बोलेंगे, अभी हम लोग इसको डिटेल्स में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्ट्रेस साइकिल के बारे में थोड़ा सा जान लेना है कि जो प्राइमेट का जो फीमेल मेंबर है, जैसे कि मनुष्य में जो फीमेल जो स्त्री है, ठीक है, लड़की या स्त्री जो है, इसमें क्या होता है कि इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो जनन अंग है, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ चेंजिंग होते रहता है। एक खास समय के बाद या एक साइक्लिकल चेंजिंग होते रहता है, एक चक्रीय परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलता है। तो प्राइमेट के फीमेल मेंबर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो नन प्राइमेट है, इसके फीमेल मेंबर में जो चक्रीय परिवर्तन होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रेस साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, स्ट्रेस साइकिल क्या है, डिटेल्स में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में जानेंगे। लेकिन अभी बस इतना जान लेना है कि ह्यूमन, एप या चिंपैंजी और मंकी के फीमेल मेंबर में कौन सा साइकिल होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। अगर आ गया कि गाय के मतलब गाय में कौन सा साइकिल संपन्न होता है, तो बोलेंगे स्ट्रेस साइकिल संपन्न होता है। तो अभी बस इतना ही बता रहे हैं कि इन जानवरों में स्ट्रेस साइकिल होगा और ये जो 3 तरह का एनिमल है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। बाकी हम लोग इसका डिटेल्स चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फूल का कौन कौन सा भाग होता है। जरा सा फूल के भाग के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, कि फूल का कौन कौन सा पार्ट होता है। थोड़ा ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। ये है एक पौधा का तना, ठीक है, उम्मीद है कि दिखाई पड़ता होगा। और इससे एक इस तरह का डंठल निकला हुआ है और इस डंठल के ऊपर का भाग इस तरह से चपटा टाइप का है ना। तो हम इस डंठल को बोलेंगे पेडिसेल और इस चपटे वाले भाग को कहेंगे थैलेमस, ठीक है, थैलेमस। और यहाँ पर इस थैलेमस पर ही फूल का सारा पार्ट, इसी थैलेमस पर फ्लावर उत्पन्न होगा। तो फूल का मुख्य 4 भाग होता है, ठीक है, फूल का मुख्य 4 भाग होता है। तो कौन कौन सा भाग है, तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ ग्रीन कलर का पार्ट हमको देखने के लिए मिलता है, जिसको हम कहेंगे इस वन पीस, ये जो वन पीस है ना, इसको हम बोलेंगे सेपल। और ऐसा ऐसा बहुत सारा सेपल होगा, सारे सेपल को मिला देंगे तो ये कहला जाएगा कैलिक्स। तो ये हो गया कैलिक्स। और कैलिक्स मतलब 1 2 ऐसा ऐसा बहुत सारा होगा, तो सबको मिला करके बोल दिए क्या, कैलिक्स। और कैलिक्स का जो यूनिट पार्ट है, यानी एक पीस की अगर बात करें तो इसको बोल दिए यूनिट पार्ट। तो कैलिक्स के यूनिट पार्ट को हम कहते हैं सेपल। कैलिक्स के यूनिट पार्ट को बोलेंगे, यानी एक पीस को बोल दिए सेपल, ऐसा ऐसा सेपल जितना है सबको मिला के बोल देंगे कैलिक्स। इसके बाद यहाँ पर जो है हमको कुछ कलरफुल स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलता है, कुछ कलरफुल स्ट्रक्चर हमको इस तरह से देखने के लिए मिलता है ना। और ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर है, इस कलरफुल स्ट्रक्चर को एक पीस जो है इसको बोलेंगे पेटल। लेकिन ऐसा ऐसा यहाँ पर कितना 1 2 3 पीस दिखाई पड़ रहा है, ऐसा और भी होगा। तो जितना भी होगा हम सबको एक साथ मिला करके बोल देंगे कोरोला। कोरोला, और कोरोला का जो यूनिट पार्ट है, जो सिंगल पीस यानी एक पीस इसकी बात करते हैं, इसको बोल देंगे पेटल, इसको बोल दिए पेटल। तो ये हो गया फूल का दूसरा भाग। पहला जो हरा वाला भाग है ये हो गया कैलिक्स, कैलिक्स के यूनिट को बोल दिए सेपल। फिर रंग बिरंगा भाग जो हो गया ये हो गया कोरोला, इसके यूनिट को हम बोल दिए पेटल। अब हमको इसमें और क्या क्या दिखाई पड़ेगा, इसमें हमको अभी कुछ और दिखाई पड़ने वाला है। तो कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर सबसे बीच में हमको एक पीस रचना ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा, जिसको बोलेंगे हम, जिसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे गाइनोसियम, ठीक है, इसको बोलेंगे गाइनोसियम। और गाइनोसियम का जो यूनिट होता है इसको हम बोलेंगे कार्पेल या पिस्टिल,
कार्पेल या फिर बोलेंगे पिस्टिल। ठीक है, कार्पेल या फिर बोलेंगे पिस्टिल। अभी तो वन पीस ही है, अगर ऐसा बहुतेज सारा होगा तो हम सबको मिला करके गैनोसियम बोल देंगे और प्रत्येक को अलग अलग क्या बोलेंगे, कार्पेल बोलेंगे। अभी यहाँ पर एक ही कार्पेल है तो हम इसको एक कार्पेल भी बोल देंगे, एक हम इसको गैनोसियम भी बोलेंगे। इसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलता है, यहाँ हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है हम इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, इसको बोलेंगे एंड्रोसियम। ठीक है, ये हो गया एंड्रोसियम। तो वन पीस, टू पीस, ऐसा ऐसा जितना पीस होगा सबको मिला करके बोलेंगे एंड्रोसियम। लेकिन इसका जो यूनिट पार्ट होता है, एंड्रोसियम का जो यूनिट है यानी केवल वन पीस, इसकी बात करते हैं तो हम इसको बोलेंगे स्टामेन, इसको हम बोलेंगे स्टामेन। ठीक है, तो फूल का कितना भाग हो गया, 4 भाग। ग्रीन वाला हो गया कैलिक्स, कलरफुल हो गया कोरोला। अब उसके अंदर में क्या है, एंड्रोसियम, और सबसे बीच में क्या है, गैनोसियम। यह फूल का 4 भाग। इसमें से ये जो एंड्रोसियम है ये है फूल का मेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट, नर भाग हो गया। और ये जो गैनोसियम है ये फूल का फीमेल पार्ट, ये होता है फीमेल पार्ट। इतना ही याद रखना है। फूल का 4 भाग, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम। एंड्रोसियम फूल का कैसा भाग है, मेल पार्ट है, और गैनोसियम फूल का कैसा भाग है, फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट में बनेगा मेल गेमिट और फीमेल पार्ट में बनेगा फीमेल गेमिट। मेल फीमेल गेमिट आपस में जुड़ेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन करने के बाद फूल का अधिकांश भाग मुरझा मुरझा करके, सूख सूख करके, झड़ के गिर जाएगा। और यहाँ पर ये जो गोल सा पार्ट दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो गोल सा पार्ट दिखाई पड़ रहा है, इस गोल वाले पार्ट को, ये जो गोल वाला पार्ट यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इसको हम कहते हैं ओवरी। हम क्या नाम लिख दें, इधर लिख दें, हम इसको कहते हैं ओवरी। ये ओवरी विकसित होकर के बना लेगा फ्रूट, यानी कि फल बना लेगा। ठीक है, और इसके अंदर में पड़ा हुआ है बहुत सारा ओव्यूल, तो वो जो अंदर का ओव्यूल है इसको बोल दिए ओव्यूल। ये बना लेगा फिर सीड, यानी कि बना लेगा बीज। तो फूल का 4 भाग है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम। कैलिक्स का यूनिट पार्ट क्या कहा गया, सेपल कोरोला का, पेटल एंड्रोसियम का, स्टामेन गैनोसियम का, कार्पेल एंड्रोसियम है मेल पार्ट, गैनोसियम है फीमेल पार्ट। तो ये जो एंड्रोसियम है, चूंकि ये मेल पार्ट है तो इसमें मेल गेमिट बनेगा। कैसे बनेगा हम लोग चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम लोग पूरा फूल में कैसे कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे फूल से फल बनेगा, बीज बनेगा, सब चीज़ हम लोग डिटेल्स में चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा सा चर्चा कर दिया था, हम इसको बता रहे हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फूल का अधिकांश भाग मुरझा करके झड़ के गिर जाएगा, और ये जो ओवरी वाला भाग है इससे बनेगा फल, और जो अंदर में ओव्यूल है इससे बनेगा बीज। आगे बढ़ते हैं। अब है मोनोसियस एंड डायोसियस। पहले हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग समझते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर हम किसको बोलेंगे, और इसके बाद देखते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम किसको बोलेंगे। इस दोनों वर्ड के मीनिंग को पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो फूल का कितना भाग है, 4 भाग। मेल पार्ट कौन, एंड्रोसियम, फीमेल पार्ट कौन, गैनोसियम। तो जिस फूल में एंड्रोसियम गैनोसियम दोनों रहेगा, जिस फूल में एंड्रोसियम गैनोसियम दोनों रहेगा उसको हम बोलेंगे क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि जिस फूल में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट हो उसको बोल दिए बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि सरसों का मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड फ्लावर, सरसों का जो फूल होता है ना, या धतूरा का फूल, ये सब कहला गया मस्टर्ड फ्लावर, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसके बाद
कुछ फूल ऐसा होता है जिसमें कि एंड्रोसियम है तो गैनोसियम नहीं, गैनोसियम है तो एंड्रोसियम नहीं। कुछ ऐसा फूल होगा जिसमें एंड्रोसियम होगा तो गैनोसियम नहीं, गैनोसियम होगा तो एंड्रोसियम नहीं। तो ऐसे फूल को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि लिखेंगे एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों में से कोई एक भाग प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, कोई एक भाग प्रेजेंट हो। इसका एग्जाम्पल है पपीता, ठीक है, पपाया। तो पपीता का जो पौधा होता है उसके फूल में एंड्रोसियम अगर होगा तो गैनोसियम नहीं होगा, और गैनोसियम यदि होगा तो एंड्रोसियम नहीं होगा। तो कोई एक ही ऑर्गन होगा, यानी कि कोई एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। तो ऐसे फूल को हम बोल दिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जिस फूल में एंड्रोसियम गैनोसियम दोनों रहेगा उसको बोल देंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। इतना क्लियर है। अब हमारे पास दो वर्ड आ गया, एक है मोनोसियस और एक है डायोसियस। तो जरा सा देखते हैं कि मोनोसियस क्या है, या हम इसी को कहते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, मोनोसियस, या इसी को बोलते हैं बाइसेक्सुअल, या फिर हम इसी को कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। एनिमल के लिए हम यूज करते हैं हर्मेफ्रोडाइट। और एक होता है डायोसियस, या हम इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करना है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अभी हम बोले कि बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलेंगे, जिस फूल में एंड्रोसियम गैनोसियम दोनों हो, यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होगा तो फूल को बोल देंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। और यदि फूल में मेल पार्ट एंड्रोसियम, फीमेल पार्ट गैनोसियम दोनों में से कोई भी एक हो तो हम उसको बोलेंगे क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आ गया क्या, मोनोसियस, या इसी को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। और एनिमल्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हर्मेफ्रोडाइट। तो इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझना है। मोनोसियस का मतलब है कि जो जीव अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो कौन सा जीव अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जो कि बाइसेक्सुअल होगा, जिसके एक शरीर पर मेल सेक्स ऑर्गन भी हो और उसी शरीर में फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, जो मेल गेमिट भी बनाता हो फीमेल गेमिट भी बनाता हो, उसको हम बोलेंगे क्या, बाइसेक्सुअल। और जो बाइसेक्सुअल जीव होगा वह अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा, तो हम ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे। और एनिमल के लिए हम यूज करते हैं कौन सा वर्ड, हर्मेफ्रोडाइट। जैसे कि अर्थवॉर्म, केंचुआ जो है अर्थवॉर्म, एक अर्थवॉर्म अकेला मेल गेमिट भी बनाता है फीमेल गेमिट भी बनाता है। तो चूंकि मेल गेमिट भी बना रहा है फीमेल गेमिट भी बना रहा है तो वो क्या हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया। तो ऐसा लगता है कि वो अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता होगा, लेकिन कि केंचुआ अर्थवॉर्म अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता नहीं है। केंचुआ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन का यूज करता है। मतलब एक केंचुआ अकेले मेल गेमिट भी बनाएगा फीमेल गेमिट भी बनाएगा, लेकिन एक केंचुआ अपने मेल फीमेल गेमिट के बीच में फर्टिलाइजेशन करवाता नहीं है। क्योंकि अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा ना तो बच्चे का कैरेक्टर लो क्वालिटी का हो जाएगा, इसलिए केंचुआ भी फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाता है। यानी दो अलग अलग अर्थवॉर्म रहेगा, एक में बनेगा मेल गेमिट, मतलब मेल फीमेल गेमिट तो दोनों बनता है, लेकिन एक जो क्या करता है अपने मेल गेमिट को दूसरे के बॉडी में डाल देगा, और ये अपने मेल गेमिट को इसके फीमेल मतलब बॉडी में डाल दिया। और ऐसा करने से क्या होता है कि एक जो केंचुआ है अर्थवॉर्म है, इसका मेल गेमिट दूसरे के फीमेल गेमिट से जुड़ेगा, और इसका जो मेल गेमिट है वो इसके फीमेल गेमिट से जुड़ेगा। इसको बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो बनने वाले बच्चे में अच्छा कैरेक्टर उत्पन्न होता है। तो हम बोल रहे थे कि जो जीव अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है उसको बोलते हैं मोनोसियस। यहां लिख देते हैं, जो जीव अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
कर सकता है उसको हम बोलेंगे मोनोसियस। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो जैसे एनिमल्स में अगर हम लिखें तो बोलेंगे अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म, लीच, जोंक, टेपवर्म। टेपवर्म जो होता है ना, ये खुद से अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो टेपवर्म जो है, जैसे मनुष्य के पेट में टेपवर्म होता है यानी कि कृमि होता है, और वो अकेले जैसे है तो उसको दूसरा पार्टनर मिलेगा नहीं, दूसरा पार्टनर नहीं मिलेगा तो क्या ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा। तो एक टेपवर्म अकेले मेल गेमिट बनाया, फीमेल गेमिट बनाया और सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया और फिर बच्चा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम कुछ प्लांट्स की बात करें तो बोलेंगे जैसे कि मस्टर्ड, मस्टर्ड, धतूरा, ठीक है, ये सब पौधा का जो फूल है ये भी बाइसेक्सुअल होता है, तो इस वजह से ये अकेला भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। डायोसियस या यूनिसेक्सुअल हम किसको बोलते हैं, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो पार्टनर की आवश्यकता हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक मेल की बात करते हैं, जैसे पुरुष की बात करते हैं, तो एक पुरुष अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़े कर सकता है, एक फीमेल भी तो होना चाहिए। या फिर जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक बकरी या फिर एक बकरा, तो एक बकरी अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, उसको एक बकरा की भी आवश्यकता है ना। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जीव को दो पार्टनर की आवश्यकता होती है तो हम उसको बोलते हैं डायोसियस यूनि या फिर बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यानी कि लिखेंगे जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो पार्टनर की आवश्यकता, ठीक लिखे हैं, आवश्यकता होती है, हम उसी को क्या बोलेंगे, डायोसियस बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो पार्टनर की आवश्यकता होती है, जैसे कि ह्यूमन हो गया, है ना, ह्यूमन है, बकरी है, पपीता का है, पपाया, ठीक है, etc। तो क्या कि पपीता का जो पौधा होता है ना, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए उसको दो पार्टनर की आवश्यकता होती है। एक पपीता का पौधा होगा मेल प्लांट, दूसरा पपीता का पौधा होगा फीमेल प्लांट, ठीक है। एक पपीता का पौधा होगा मेल प्लांट, दूसरा पपीता का पौधा होगा फीमेल प्लांट, और दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन होगा। यानी कि एक पपीता के पौधा में बनेगा पोलन ग्रेन, हम लोग चैप्टर नंबर 2 में ठीक से पढ़ेंगे। तो एक पपीता के पौधा का पोलन ग्रेन वहां से निकलेगा, दूसरे पपीता के पौधा के फूल के स्टिग्मा पर पहुंचेगा, और तब जाकर के ये क्रॉस पोलिनेशन होता है, और उसके बाद फिर जहां पर फीमेल गेमिट है वहां पर पपीता का निर्माण होता है। तो उम्मीद है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मोनोसियस या फिर बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट एक ही है, और डायोसियस या यूनिसेक्सुअल एक ही है, समझ में आ गया होगा। मोनोसियस का मतलब जो जीव अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा उसको बोलेंगे मोनोसियस। तो कौन जीव अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जो कि बाइसेक्सुअल होगा। और डायोसियस का मतलब जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो पार्टनर की आवश्यकता होती है। तो दो पार्टनर कब चाहिए, जब वो जीव खुद कैसा हो, यूनिसेक्सुअल हो। तो यूनिसेक्सुअल और डायोसियस एक होता है, बाइसेक्सुअल और मोनोसियस एक होता है। एनिमल अगर बाइसेक्सुअल हो तो हम उसको हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। आगे देखो क्या है डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग ये चैप्टर लास्ट हो रहा है, कंप्लीट ही हो गया ये चैप्टर। तो ये जानना है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या अंतर है। तो एक तरफ देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद एक तरफ देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या अंतर है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है,
ध्यान से थोड़ा देखना है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रायः एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रायः एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्रायः दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या हो रहा है, प्रायः दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट फॉर्मेशन प्रायः नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट फॉर्मेशन होता है, गेमिट बनेगा, ठीक है। तीसरा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सरल जीवों में, ठीक है, प्रायः सरल जीवों में होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायः विकसित जीवों में होता है ना। इसके बाद पांचवा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान केवल माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, केवल माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार का सेल डिवीजन होगा, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि गेमिट नहीं बनता है, जब गेमिट नहीं बनेगा तो मियोसिस नहीं होगा, केवल माइटोसिस होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट बनता है तो गेमिट बनने के टाइम में होगा मियोसिस, और बाकी हमेशा क्या होगा, माइटोसिस। चाहे जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा तो माइटोसिस होगा, और जब गेमिट बनेगा तो मियोसिस होगा। पांचवा अंतर हो गया। इसके बाद 6 नंबर देखते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो इसका रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है ना, रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात करें कि रिप्रोडक्टिव यूनिट हम किसको बोलेंगे। रिप्रोडक्टिव यूनिट वह छोटा से छोटा स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है, या तो पेरेंट के बॉडी का कोई खास पार्ट हो जाएगा, या तो पूरा का पूरा पेरेंट बॉडी ही हो जाएगा। जैसे अगर एक गुलाब का पौधा है, उसके डंठल को काट के रोप देंगे तो नया पौधा लग गया, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो कि कौन है जो कि नया पौधा उत्पन्न किया, तो गुलाब का एगो डंठले था ना, तो डंठल क्या, पौधा का एगो टुकड़ा है, तो एक टुकड़ा को हम बोल दिए रिप्रोडक्टिव यूनिट। या फिर एक अमीबा है, यूनिसेलुलर, एक कोशिका वाला सूक्ष्मजीव है अमीबा। अमीबा का पूरा शरीर विभाजन करके 2 अमीबा बना लिया। एक अमीबा का पूरा शरीर विभाजन किया, 2 अमीबा बनाया। तो यहाँ तो पूरा का पूरा शरीर ना विभाजन किया, तो ये पूरा का पूरा शरीर रिप्रोडक्टिव यूनिट कहला जाएगा। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव यूनिट होगा पेरेंट बॉडी का कोई टुकड़ा, पेरेंट बॉडी का कोई टुकड़ा, या फिर पूरा बॉडी, ठीक है, या फिर पूरा बॉडी ही हो जाएगा, पूरा का पूरा शरीर हो जाएगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है ये है मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट, यानी कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट वह खास स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, बच्चे का निर्माण करेगा। 6 अंतर हो गया। इसके बाद देख लेते हैं 7 नंबर में कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग बनता है वह पेरेंट से भिन्न होता है, सॉरी पेरेंट के समान होगा, ठीक है। यानी ऑफस्प्रिंग जो होगा, ऑफस्प्रिंग किसके समान होगा, पेरेंट के समान होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग है ये पेरेंट से
भिन्न होगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो संतान बनता है वो अपने पेरेंट से भिन्न होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाला संतान पेरेंट के समान होता है, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है, कैसा प्रोसेस है, एक फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। लेकिन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये स्लो प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक, कहाँ लिखे हैं, 8 नंबर, ये कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। तो हम लोग मुख्य रूप से देख लिए कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या अंतर है, और शायद यही लास्ट है हमारा चैप्टर, ये कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अगले क्लास से ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फर्स्ट पेज निकाल देते हैं, यहाँ से लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके बाद इसका भी लेना है, फिर इसका भी लेना है, आगे इसका कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी, इसका भी लेना है, और ये कंप्लीट। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और बेहतर नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा यूनिवर्सल बायोलॉजी ग्रुप आएगा, और आप खुद से ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतर मेरे हाथ का बना हुआ अगर आपको इमेज चाहिए, फिगर चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आनंद कुमार बायो मेरा यूज़र नेम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ। तब तक मन लगा करके पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।